होकर लोकतंत्र की सवारी कैसे की जा सकती है। मौत के मुंह में इस देश के नागरिकों को ढकेलकर लोकतंत्र को जिंदा कैसे रखा जा सकता है। शहर दर शहर, शव दर शव, इनको नंगी आंखों से देखते हुए जिनका काम इन्हें बचाने का है, लेकिन उन सारी परिस्थितियों को नरसंहार की स्थिति में ढकेलकर अगर नारे लगने लगे कि लोकतंत्र का मतलब चुनाव है और चुनाव में जनता ही तो वोट डालती है और वही तो अपने नुमाइंदे को चुनती है और यह उत्सव तो हर 5 साल में एक वक्त आता है, तो ऐसे में नरसंहार भी जरूरी होगा तो हम कर लेंगे क्या। यह एक ऐसी परिस्थिति है जिसको भारत ने बीते 365 दिनों में जिया है। इस देश के भीतर में हर चुनाव के वक्त प्रचार की जो रकम होती है किसी एक उम्मीदवार की, अगर उस रकम को भारत की मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ दिया जाए और एक के बाद एक होते चुनावों में जितना भी खर्च हुआ है, अगर उन सारे पैसों को एक साथ जोड़ दिया जाए और इस देश में कैबिनेट मिनिस्टर से लेकर प्रधानमंत्री तक जो चुनाव प्रचार की यात्रा में लगे थे, चुनाव प्रचार जिस चकाचौंध और रुपयों को लुटाने वाला था, अगर उस रकम को जोड़ दिया जाए तो यकीन जानिए भारत के भीतर में कोरोना महामारी से मरने वालों की जो तादाद है, ऑक्सीजन की कमी, वैक्सीन की कमी, दवाइयों का ना मिल पाना, वेंटिलेटर ना होना, ऑक्सीजन ना होना, अस्पताल में बेड ना होना और अस्पताल भी ना होना, ये सारी चीजें सिर्फ बीते 365 दिनों में पूरी की जा सकती थी। हमें लगता है कि आज एग्जिट पोल जो भारत के नेशनल मीडिया के स्क्रीन पर लगातार 2 से 3 घंटे तक रेंगता रहा, इस दौर में किसी को सुध नहीं थी कि इस देश के भीतर का सच क्या है, बंगाल चुनाव के परिणाम क्या होंगे, इसको लेकर अजीबोगरीब कशमकश तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं में थी, एंकर में थी। लेकिन जरा कल्पना कीजिए, जितनी बड़ी तादाद में बंगाल में जब सूखा पड़ा था 1943, लगभग 20 से 30 लाख लोगों की मौत हो गई थी। 2 मई को चुनाव परिणाम आने के बाद बंगाल में इस महामारी के कहर की खबर जब आनी शुरू होगी तो हो सकता है आप भी भयभीत हो जाएं। मौजूदा वक्त में इस देश के चंद शहर हैं, चंद राज्य हैं जो इतने प्रभावित है कि पूरी दुनिया को भीतर से हिला चुके हैं। लेकिन 2 मई को जब चुनाव परिणाम आ जाएंगे और उससे पहले आज के एग्जिट पोल की तस्वीर तो बहुत साफ बताती है कि इस देश की मौजूदा सत्ता को कोई हरा नहीं सकता है। उस सत्ता के पास एक जादूगर है जो चाहे शवों पर सवार हो जाए, चाहे लाशों को रौंदते हुए निकलता चला जाए, लेकिन उसे कोई पराजित नहीं कर सकता है। इस देश के भीतर में किसान आंदोलन हो या फिर गरीबों के सामने 2 जून का रोटी का संकट हो, मध्यम वर्ग के सामने बेरोजगारी का संकट हो, कॉरपोरेट के सामने बिजनेस का संकट हो, लेकिन मौजूदा राजनीतिक सत्ता को कोई हरा नहीं सकता है, क्योंकि एग्जिट पोल ने बहुत साफ तौर पर 2-3 बातें इंगित कर दी। केरल में जिसकी सरकार थी एलडीएफ, वही वापस लौट रही है, भारी बहुमत के साथ लौट रही है। लगभग 6 न्यूज चैनलों ने अपने अपने तरीके से इस एग्जिट पोल को दिखाया, जिसमें 5 की राय बहुत साफ है कि एलडीएफ यानी वामपंथी सरकार केरल में लौट आएगी। एक चैनल का कहना था कि मुकाबला आमने सामने का होगा। तमिलनाडु में बहुत साफ है, सत्ता परिवर्तन जबरदस्त तरीके से हो रहा है, डीएमके आ रही है, यानी स्टालिन नए किंग हैं तमिलनाडु के। लेकिन इसके बाद के 3 राज्य पुडुचेरी, बंगाल और असम, इन जगहों को लेकर जो जादू बीजेपी का था, जो राजनीतिक सत्ता में बैठे नायक कहिए या खलनायक कहिए उनका था, वो जादू रेंग रहा है इस एग्जिट पोल में। असम में भी बीजेपी आ रही है, पुडुचेरी में भी बीजेपी आ रही है और बंगाल में 3-3 यानी 3 चैनल कह रहे हैं कि बीजेपी आ रही है, 3 चैनल कह रहे हैं कि टीएमसी आ रही है, यानी ममता आ रही है। अब इसके अक्स तले जरा सा आज समझने की कोशिश कीजिए, इन बीते 365 दिनों में इन चुनावों में कितना पैसा उड़ाया गया। और अगर सिर्फ कोरोना काल के वक्त में सारे चुनाव रोक दिए जाते और यह चुनाव की रकम जो है इलेक्शन कमीशन की रकम से हटकर कैंडिडेट द्वारा उड़ाए गए रुपयों का जिक्र आज हम आपसे करना चाहते हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि बीते 365 दिनों में
इस देश के प्रधानमंत्री हर 7 दिन में एक चुनावी रैली कर रहे थे। यानी कोई फिक्र ही नहीं थी इस देश के भीतर में महामारी से आने वाले वक्त में कैसे निपटना है, या जो मौजूदा वक्त में महामारी चल रही थी उसमें लॉकडाउन एक आखिरी परिस्थिति नहीं, पहली परिस्थिति थी। और इन सब के बावजूद भी घूमना बिफरना सब कुछ प्रधानमंत्री का जब चल रहा होगा तो इस देश के भीतर में कोई भी राजनीतिक दल और उसका नेता क्या सोचेगा। अब आप सोचिए कि कोरोना काल में बिहार में चुनाव हुए, इसी कोरोना काल में मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर उपचुनाव हुए, और इसी कोरोना काल में बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में भी चुनाव हुए। जो इलेक्शन कमीशन ने जिन पैसों को निर्धारित किया हुआ है कि आप चुनाव प्रचार में इतना खर्च कर सकते हैं, बड़े राज्यों के लिए वह 30,80,000 है, छोटे राज्यों के लिए वह 22 लाख रुपए है। छोटे राज्य का मतलब पुडुचेरी है, केरल है और असम है। बड़े राज्यों का मतलब बंगाल है, तमिलनाडु है, बिहार है और मध्य प्रदेश के 28 सीटों के उपचुनाव भी हैं। अब आप जरा कल्पना करनी शुरू कीजिए, जितना पैसा खर्च किया गया इन चुनाव में, अगर उसके एवज में वह पैसा इस देश के मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगा दिया गया होता तो दिल्ली के एम्स को टक्कर देने वाले 2 एम्स इस देश में तैयार हो जाते। अगर एम्स की जरूरत नहीं है तो इस देश में हर प्रत्याशी ने चुनाव प्रचार में जो भी खर्च किया है, हर प्रत्याशी के हिस्से में 10 वेंटिलेटर आते हैं, वो 10 वेंटिलेटर को बना सकता था। हर 4 प्रत्याशी के प्रचार के भीतर में एक मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट लग सकता था। लेकिन जब आप इन्हें जोड़ना शुरू कीजिएगा तो आप हैरत में आ जाइएगा। अगर सिर्फ 365 दिनों के चुनाव प्रचार पर जो खर्च हुआ है उसमें 40,000 वेंटिलेटर, 12,500 मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट इस देश में लग सकते थे। लेकिन इस देश की प्राथमिकता चुनाव है, एग्जिट पोल है, और हर किसी को चिंता इस बात की है कि ममता आ रही है या मोदी का जादू चल गया, असम में सरकार पलटेगी या नहीं पलटेगी। कांग्रेस भी उसी दिशा में देख रही है। किसी ने हिम्मत नहीं जुटाई कि हम इस चुनाव में नहीं कूदेंगे और जो भी चुनाव प्रचार का पैसा होता है हम उसको पैसा इकट्ठा जरूर करेंगे, लेकिन उसको इस देश की सेवा में लगा देंगे, क्योंकि यह पूरा काल कोरोना काल था, यह महामारी का काल है। उससे कैसे निपटेंगे इस दिशा में हम पैसे लगाएंगे। अब आप आइए राज्य दर राज्य। बिहार में सिर्फ और सिर्फ जो कैंडिडेट्स थे अपने प्रचार के जरिए इन्होंने लगभग 375 से 400 करोड़ रुपए खर्च किए। बंगाल के भीतर में 450 से 500 करोड़ रुपए सिर्फ कैंडिडेट के प्रचार पर खर्च हुए हैं। असम में लगभग 150 करोड़ रुपए खर्च किए गए चुनाव प्रचार में। तमिलनाडु में यह लगभग 360 से लगभग 400 करोड़ तक का खर्चा निकल कर आता है। केरल में 112 से 120 करोड़ के बीच का खर्चा है, और पुडुचेरी जो सबसे छोटा राज्य है, केंद्र शासित है, वहां पर तकरीबन 25 करोड़ रुपए खर्च हुए सिर्फ चुनावी प्रचार में। और इसके ठीक समानांतर मध्य प्रदेश में जो 28 सीटों पर सत्ता बदलने और पलटने के लिए जो चुनाव हो रहे थे कि वहां पर कांग्रेस दोबारा जीत जाएगी तो सत्ता में आ जाएगी, क्योंकि उसी के विधायकों को किसी ने खरीद लिया था। और जिसने खरीदा था, जिस बीजेपी ने, उसकी जब बोली निकल कर सामने आई तो उसकी कीमत भी निकल कर आई। तकरीबन 50 करोड़ रुपए उस पर भी खर्च किए गए। 50 करोड़ शुरुआती रकम थी, उसके बाद पद और उसके जरिए पैसा कमाने की बात जो थी वह तकरीबन 150 करोड़ की थी। और इस चुनाव में, इस 28 सीटों पर जो चुनाव हुए, इसमें 100 से 150 करोड़ रुपए प्रचार पर फूंका गया, वोटरों को लुभाने के लिए फूंका गया, मीडिया को अपने अनुकूल करने के लिए फूंका गया, मीडिया के जरिए प्रचार पर फूंका गया, प्रचार सामग्री की लिपापोती जो भी हुई, सब कुछ कोरोना काल में हो रहा है। अब यहां से सवाल होता है कि आखिर चिंता कोई क्यों करेगा, जब इस देश के प्रधानमंत्री ही चुनावी रैलियां दर रैलियां कर रहे थे। याद कीजिए, अक्टूबर नवंबर के महीने में पिछले साल जब बिहार में चुनाव हो रहे थे, प्रधानमंत्री ने 12 चुनावी रैलियां की, पश्चिम बंगाल में 18 चुनावी रैलियां की, असम में 7 चुनावी रैली की, तमिलनाडु में 7 चुनावी रैली की, केरल में 5 की, पुडुचेरी में चुनाव रैली की। सबको जोड़ दीजिएगा तो 50 से ज्यादा चुनावी रैली सिर्फ प्रधानमंत्री ने की। और अगर पूरे एक साल को इस हिस्से में ले आइएगा जहां पर 365 दिनों में यह देश महामारी को देख रहा है, तो फिर हर 7वें दिन इस देश का प्रधानमंत्री चुनावी रैली में अपने आप को झोंक चुका है। इस देश के गृह मंत्री हों,
इस देश के कैबिनेट मिनिस्टर्स में लगभग 12 मंत्रियों के नाम जो चुनावी प्रचार में अपने आप को फूंक चुके थे, किसी को कोई ध्यान नहीं था। क्या बता सकते हैं इस देश के भीतर में कैबिनेट मिनिस्टर्स का योगदान महामारी को लड़ने को लेकर या जनता के साथ खड़े होने को लेकर कुछ भी रहा क्या? इस दौर में प्रधानमंत्री एक अस्पताल में नहीं गए, दौरा नहीं किया, वर्चुअल मीटिंग अस्पताल के भीतर झांक के नहीं देखा, लेकिन जिस दिन कोरोना को लेकर परेशान थे, सुबह से लेकर शाम तक मीटिंग कर रहे थे और रद्द कर दी थी अपनी रैली, उस दिन भी वर्चुअल मीटिंग चुनावी प्रचार के लिए बंगाल के लोगों से जुड़कर वो कर रहे थे। हमारी प्राथमिकता सिर्फ चुनाव है, यही चुनाव जीने के लिए है, यही चुनाव मरने के लिए है। लेकिन पहली बार एक ऐसी स्थिति निकल कर आई जब चुनावी प्रचार ही इस देश की जनता की शवों को रौंदते हुए किया जा रहा था, मौत के मुंह में उन्हें ढकेला जा रहा था। कोई ध्यान देने को तैयार नहीं था कि इस देश के भीतर में कोई मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है भी या नहीं है। जितनी पूंजी हम फूंक देते हैं, उस पूंजी का कोई उपयोग इस देश में लोगों की जान बचाने को लेकर हो सकता है या नहीं हो सकता है, बहुत धीरे धीरे लोग समझेंगे। मध्य प्रदेश के भीतर में एक विधायक की जान पर बनवाई, उत्तर प्रदेश में एक विधायक की जान चली गई, धीरे धीरे समझेंगे। इस देश के मीडिया कर्मियों की फहरिस्त जो है 100 से ज्यादा है, संपादक धीरे धीरे समझेंगे। इस देश में अदालतों ने कोई सुओ मोटो नहीं लिया जहां सरकार को नोटिस थमा दे, और अब भी सुप्रीम कोर्ट कल फिर सुनवाई करेगा। यानी 22 तारीख को सुओ मोटो लेने के बाद 8 दिन तक अभी भी उसने सरकार को वह नोटिस नहीं थमाया है जो उसके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के तहत आता है कि लोगों के जीने के अधिकार को भी आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो आपको सत्ता में बना रहने का अधिकार कैसे है। लेकिन हम जिक्र एग्जिट पोल का कर रहे हैं। 2 से 3 घंटे एग्जिट पोल में हर कोई लगा रहा और इन परिस्थितियों को जीते रहा, कहां पर क्या होगा। अब अगर एआईडीएमके के बदले डीएमके सत्ता में आ जाएगी, एलडीएफ कंटिन्यू कर जाएगी, पुडुचेरी में सत्ता परिवर्तन और पहली बार वहां पर आपको एनडीए नजर आने लगेगी। बंगाल, असम और पुडुचेरी, इन 3 राज्यों को लेकर शुरुआत से ही एक धारणा इस देश के भीतर में बनी हुई थी, यहां पर कोई भी चुनाव करा लीजिए, बीजेपी को आप नहीं हरा सकते हैं। यह मैकेनिज्म है इस देश में लोकतंत्र को अपनी मुट्ठी में बंद कर लेने का, अपने हाथों पर नचाने का। लेकिन क्या इस देश के भीतर में मीडिया सबूत के साथ इस बात को रखने की स्थिति में नहीं आ सकता है कि यह मैकेनिज्म क्या है? यह पैसे का मैकेनिज्म है, यह ईवीएम का मैकेनिज्म है, यह लोगों को लुभाने का मैकेनिज्म है, यह लोगों को असहाय और बेबस बनाकर सत्ता पर निर्भर कर देने का मैकेनिज्म है। यह कौन सा मैकेनिज्म है? बंगाल में एंटी इनकम्बेंसी काम करेगी लेकिन असम में नहीं करेगी, जबकि उसी दौर में अगर ध्यान दीजिएगा तो असम के भीतर में सत्ता को लेकर विरोध प्रदर्शन ज्यादा होते रहे, चाहे वो एनआरसी का मुद्दा हो, सीए का मुद्दा हो या फिर वहां पर बेरोजगारी का मुद्दा हो। लेकिन वहां एंटी इनकम्बेंसी ना काम नहीं करेगी। इसका मतलब है कि 1952 के बाद से इस देश की चुनाव को लेकर जो भी परिभाषाएं गढ़ी गई, आकलन जो भी जब भी होते रहा, वो आकलन और एनालिसिस आज की तारीख में बदल चुका है, क्योंकि उसका मैकेनिज्म अपने हाथ में और अपनी उंगलियों पर नचाने के लिए राजनीतिक सत्ता ने अब परिभाषा भी सीख ली है और किस तरीके से, किस हिसाब से लोगों को मोटिवेट कर देना है। इसीलिए यह भी समझिए, इस एग्जिट पोल में अगर आप न्यूज चैनलों की परिस्थितियों को भी आंकेंगे तो कोई एक न्यूज चैनल ऐसा भी है जो बंगाल में 200 सीट तक, लगभग 180-90 सीट तक बीजेपी को दे रहा है, और अधिकतर चैनल ऐसे भी हैं जो 100 सीट के इर्द गिर्द बीजेपी को रोक रहे हैं। अब आप यहां से कल्पना शुरू कीजिए कि अगर मान लीजिए बीजेपी सत्ता में नहीं आती है, 100 सीट पर अटक जाती है, तो कहा जाएगा एग्जिट पोल सही था। और अगर बीजेपी 200 के लगभग सीट, 175 से ज्यादा सीट जीत जाती है, तो कहा जाएगा न्यूज चैनल नहीं तो यह कहा था। असम में भी लगभग 2 चैनल ऐसे कह रहे हैं कि लगभग बराबर की टक्कर है, बाकी 4 चैनल ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि बढ़त बीजेपी को है। और अगर वहां पर चीजें इस रूप में रहेंगी तो कहा जाएगा कि देखिए चैनल नहीं तो कहा था, हमने कहा क्या, उन्हीं का एनालिसिस था। ये सारी स्थितियां बतलाती हैं कि दरअसल जो सूचना तंत्र है, जनता के सामने सूचनाओं को परोसने का जो तंत्र है, उसके सामने चीजों को कुछ इस तरीके से रखो जिसके जरिए जब वो जनता से संवाद करे ये कहकर कि हम डेमोक्रेसी के 4th पिलर हैं, तो वह अपने तरीके से परिभाषित कुछ ऐसे गढ़ना शुरू करेगा जहां पर सत्ता के खिलाफ कोई शब्द नहीं जाएगा।
और परिणाम भी जो होंगे उसको भी मैकेनिज्म के जरिए मैनेज किया गया, यह भी नहीं होगा। कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ अनुकूल होगा, यही लोकतंत्र है, यही जिंदगी है, यह मान लिया जाएगा। लेकिन हमें लगता है कि यह इस देश में पहला मौका है जब इस देश में लगातार मोहल्ले दर मोहल्ले, जिले दर जिले, राज्य दर राज्य लोगों की मौत की खबर और बीमारी से खौफजदा होकर लोग इस मानसिक परिस्थिति में पहुंच गए हैं जहां उनको समझ नहीं आ रहा है कोई उम्मीद किससे रखी जाए। एक मेंटल ब्लॉकेज कुछ इस तरीके से हो गया है, बुजुर्गों का हो या बच्चों का हो, लेकिन उस दिशा में कोई काम कुछ भी नहीं हो पा रहा है। हर एक छोटी मुसीबत के ठीक समानांतर एक बड़ी मुसीबत लाकर खड़ी कर दी जाती है और उस बड़ी मुसीबत के आगे फिर एक दूसरी बड़ी मुसीबत आ जाती है और यह मुसीबत डेवलप होते होते इस देश में ऑक्सीजन तक पहुंच जाएगी, यह किसी ने कल्पना नहीं की थी। अस्पताल कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, बेड कम है मरीजों की तादाद में, लेकिन इलाज के लिए ऑक्सीजन तक हमारे पास अगर नहीं है और यह परिस्थिति सिर्फ अभी दिल्ली या महानगर या मुंबई या महाराष्ट्र के हिस्सों को घेरकर टेलीविजन स्क्रीन पर रेंग रही है, तो जरा कल्पना करने की शुरुआत कीजिए। आज तो एग्जिट पोल का हमने जिक्र किया, 2 तारीख के बाद इस देश में क्या लोकतंत्र का उत्सव होगा या इस देश के उन्हीं नागरिकों के शवों पर सवार होकर एक नृत्य देखने को मिलेगा इस देश के भीतर में, जो न्यूज चैनल भी नाचेंगे और इस देश की राजनीतिक सत्ताएं और पॉलिटिकल पार्टीज भी नाचेगी। जो जीतेगा वो ढोल नगाड़े भी बजाएगा, चुनाव आयोग कुछ भी कर ले, गुलाल भी उड़ेंगे, लड्डू भी बटेंगे और दिवाली भी मनाई जाएगी दिन में। चुनाव आयोग कुछ भी कर ले, क्योंकि चुनाव आयोग के शब्द भी बेअसर इसलिए हो चले हैं क्योंकि चुनाव आयोग ने भी उन्हीं शवों की परिस्थितियों को इस देश में विकसित किया जिस पर खड़े होकर चुनाव लड़ा जा सके। यह कमाल की स्थिति है इस देश के भीतर में। लेकिन बहरहाल हमें लगता है कि इस एग्जिट पोल के आईने में जब हम इस बात का आपसे जिक्र कर रहे थे कि हर प्रत्याशी के चुनाव प्रचार पे जितना खर्च हुआ है उन सभी को अगर जोड़ दिया जाए तो 40,000 वेंटिलेटर, 12,500 मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट और 2 मेडिकल इंस्टीट्यूट जो एम्स की टक्कर वाले हों, अगर वो खुल सकता हो और इतनी बड़ी तादाद में पैसे खर्च किए गए हैं इस देश के भीतर में, तो इस देश का हकीकत आप सिर्फ इस रूप में देखेंगे कि यहां पर कितने हजार करोड़ रुपए खर्च हुए, या इसका दूसरा हिस्सा देखेंगे कि नहीं, जो वोटिंग परसेंटेज है वह तो इस देश की उसी राजनीतिक सत्ता के हित और उसके साथ खड़ा है जिसने इन तमाम परिस्थितियों को लेकर हम आरोप लगा रहे हैं। इस देश की जनता बेबसी के साथ देख रही है, लेकिन चुनावी जीत अगर उसे मिल जाएगी तो उसने कोई अपराध नहीं किया है। उसने कोविड से अच्छी लड़ाई लड़ी है, उसने इस देश के भीतर में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया है, उसने वैक्सीन को बहुत तेजी से इस देश में बांटा है, लोगों को वैक्सीन लगी है, उसने बहुत शानदार तरीके से वेंटिलेटर और बेड्स की व्यवस्था अस्पतालों में कराई है, उसने इस देश में एग्रीकल्चरल रिफॉर्म की सोची है, उसने इस देश में रोजगार को पैदा किया है, उसने इस देश में कॉरपोरेट की इकोनॉमी को ध्वस्त होने नहीं दिया है, उसने इस देश की बैंकिंग सर्विस को मजबूत किया है, उसने इस देश की आरबीआई को कहीं ज्यादा बेहतरीन बना दिया है, उसने सुप्रीम कोर्ट को वाकई संविधान की व्याख्या और परिभाषित करने वाले इंस्टीट्यूशन के तौर पर रखा है, उसने इस देश के कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन जिसमें सीबीआई भी शामिल है, जिसमें सीवीसी भी शामिल है, जिसमें सीएजी भी शामिल है, और वो तमाम इंस्टीट्यूशंस जिसको लेकर हो हल्ला होता है, इस चुनावी जीत के शोर में वो दफन हो जाएंगे। ये दफन ठीक उसी तरीके से होंगे जैसे इस देश के भीतर में इसी 365 दिनों में 2 लाख से ज्यादा लोगों की जान चली गई, लगभग 3 करोड़ के लगभग लोग प्रभावित हो गए बीमारी से, लेकिन आह नहीं निकली, उफ नहीं किया, आंख से आंसू भी नहीं छलके, आंखें डबडबाई भी नहीं, रोना भी नहीं आया, किसी अस्पताल में जाकर मरीजों को देखना और उनसे बात करने की तमीज भी नहीं आई। क्यों? क्योंकि 2 तारीख के चुनाव परिणाम तो ये सारी चीजों को दफन कर देंगे और इसके बाद लोकतंत्र की रेड कारपेट को चुनावी जीत के साथ बिछा देंगे। तब हम और आप क्या करेंगे? सोचिए इसे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।